भी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और मैनेजर की बात की जाती है। एक है ओमनी पोटेंट व्यू। ओमनी पोटेंट व्यू ये है कि ओमनी पोटेंट क्या होता है? ओमनी पोटेंट बेसिकली, जैसे अगर आप, मतलब होता है लामहदूद। तो लामहदूद इख्तियार रखने वाली शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि उसके पास वो ओमनी पोटेंट है। तो इससे ये ओमनी पोटेंट व्यू बना है कि मैनेजर के पास चूंकि इख्तियारात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लामहदूद होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए ही और शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओमनी पोटेंट व्यू ये है कि view that managers are directly responsible for an organization's success or failure। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो रही है तब भी, और अगर नाकाम हो रही है तब भी, जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी कामयाबी का और नाकामी का। और उसकी बुनियाद क्या है कि सिंस जो ओमनी पोटेंट व्यू है कि उसके पास चूंकि इख्तियारात लामहदूद हैं, तो जिस बंदे के पास इख्तियार ज़्यादा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट का एक बुनियादी असूल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो साइड बाय साइड। जिस बंदे के पास जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितना बड़ा इख्तियार होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा की जाएगी। मिसाल के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी भी ज़्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है, उसके पास अथॉरिटी भी कम है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है। घर में देख लें कि आपके ज़िम्मे क्या है, आपके वालिद साहब के ज़िम्मे क्या है। तो जितनी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी ही उतनी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, आपके पास अथॉरिटी तो आना शुरू होगी, लेकिन साथ के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और इसके मुकाबले में जो दूसरा व्यू है, जिसको सिंबॉलिक व्यू कहा जाता है। सिंबॉलिक इज फ्रॉम सिंबल, निशानी। इसकी बुनियादी लॉजिक ये है कि जो मैनेजर है दैट इज ओनली अ सिंबल ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और पावर का एक सिंबल ज़रूर है, एक निशानी ज़रूर है। लगता ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, एक्चुअल नहीं है। सिंबॉलिक होता है कि ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर नज़र आए। तो दूसरा व्यू क्या है कि सिंबॉलिक व्यू में ये कहा जाता है द व्यू दैट मच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड मैनेजर्स कंट्रोल। वो तमाम फैक्टर्स जो कि मैनेजर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या नाकामी उनकी वजह से डिटरमिन होती है। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इन दोनों व्यूज में से सही व्यू कौन सा है। जो लोग ये समझते हैं कि जो ओमनी पोटेंट व्यू है वो ज़्यादा सही है, उनके ख्याल में कि जो कामयाबी डिफाइन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ होती है जो डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी कि नाकाम होगी। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी और नाकामी को डिफाइन करने वाला कोई भी फैक्टर, कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के चूंकि अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। और आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड इट इज रेनिंग फॉर ऑल। कि अगर बाहर के हालात खराब हैं, बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, तो वो तो सबके लिए आया हुआ है, आपके लिए भी है और आपके मुकाबले में बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी है। तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर के हालात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं? इनका ख्याल ये है। लेकिन इनका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अगर तो ये आपकी बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद कोई चीज़ है जो कि डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी या नाकाम होगी, तो जो नोकिया की और मोटरोला की वॉर थी, नोकिया और मोटरोला की वॉर में नोकिया क्यों जीत गया और मोटरोला क्यों हार गया? उसकी वजह यह है कि मोटरोला वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने टेलीकम्युनिकेशन की, जो मोबाइल बनाने वाली सेलुलर कंपनीज हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मोटरोला वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने 6 सिग्मा की क्वालिटी का जो एक्रीडिएशन होती है, जो स्टैंडर्ड है, वो अचीव किया था। 6 सिग्मा क्या होता है कि जब भी कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो बाय डिफाइन
बाय डिज़ाइन वहाँ पे कुछ फॉल्ट्स आएँगे, कुछ चीज़ें ख़राब बनेंगी। मशीन बना रही है ना चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ख़राब बनेंगी। तो अगर 1 मिलियन 10 लाख यूनिट कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकल रहे हैं, ख़राब यूनिट्स निकल रहे हैं, फॉल्टी यूनिट्स निकल रहे हैं, वो 3 या 4 है, 3 और 4 के दरमियान। तो इसका मतलब है कि आपने 6 सिग्मा अचीव कर ली। तो मोटरोला ने 6 सिग्मा अचीव कर ली थी कि उनका जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस था, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था, वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि 10 लाख मोबाइल बनते थे और उनमें से 3 या 4 खराब होते थे। इसके बावजूद वो नाकाम हो गया इन कंपैरिजन विद द नोकिया, उस वक्त नोकिया के मुकाबले में। तो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद फैक्टर्स ने कामयाबी डिफाइन करना होती तो मोटरोला को कामयाब होना चाहिए था, वो नाकाम हो गया। फिर सेम केस अप्लाई हुआ जब बाकी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए गए और नोकिया ने स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। तो इस केस में भी लगता ये है कि जो कामयाबी और नाकामी को डिफाइन करने वाला फैक्टर था वो बाहर था, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन ने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया और कस्टमर की नीड बदल गई। कस्टमर को अब रिलायबल पक्का फ़ोन नहीं चाहिए, लंबी बैटरी वाला फ़ोन नहीं चाहिए। अब उसको स्मार्टफ़ोन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए जिसके अंदर अच्छा उसका डिस्प्ले हो। तो अब ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनसे तो ये लगता है कि जो कामयाबी या नाकामी का फैक्टर जिसने डिफ़ाइन किया, वो दोनों दफ़ा ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर था। तो ये एक डिबेट है, जो लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला फैक्टर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से जो बाहर फैक्टर होता है, वो ज़्यादा डिटरमिन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी या नाकाम होगी। कोडेक का केस, हमने कोडेक का केस एक मैंने आपको सुनाया था, आपको कहा भी था कि उसको स्टडी भी करके, उस केस में भी यही हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो उनका अपना प्रोसेस है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तकरीबन 100 साल उन्होंने 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट कैप्चर करके रखी। 100 साल तक कैमरा भी उनका होता था, उसके अंदर डलने वाली रील भी उनकी उनकी होती थी और उसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है वो भी उनका होता। तो फॉर अ सेंचुरी मार्केट में कंपटीशन नहीं था, लेकिन बाहर एक डेवलपमेंट होती है और डिजिटल कैमरा आ जाता है और कंपटीशन उसको लॉन्च कर देता है। तो इससे भी ये लगता है, इन तीनों एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कि जो फैक्टर डिटरमिन करता है कामयाबी या नाकामी वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। अब इससे जो दूसरा व्यू है उसको अंडरमाइन नहीं करना, उसको कम नहीं समझना। मिसाल के तौर पे, अब जिस इदारे में आप बैठे हुए हैं, इस इदारे में आपके ख्याल में इसकी कामयाबी या नाकामी के लिए जो फैक्टर है वो बाहर है कि अंदर है? ऑब्वियसली अंदर है, क्योंकि इस इदारे ने बेचना क्या है? इस इदारे ने बेचनी है एजुकेशन, सर्विस। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो टूल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे। तो दोनों तरह की एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि आपने वाइल मैनेजिंग पीपल एंड मैनेजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक व्यू पे स्टक नहीं हो जाना। आपने अपने केस में केयरफुली डिटरमिन करना है कि जिस केस में आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो सक्सेस फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या बाहर है। तो इन दोनों व्यूज़ की समझ आ गई कि कामयाबी या नाकामी को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स, जो लोग ये समझते हैं कि मैनेजर डिटरमिन करेगा, उनका ख्याल है कि ओमनीपोटेंट व्यू है, क्योंकि ओमनीपोटेंट का मतलब है कि लामहदूद इख्तियार है उसके पास। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये सिंबॉलिक है। बज़ाहिर लगता है कि जो मैनेजर है उसके पास बहुत इख्तियार है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अथॉरिटी है। वो सिर्फ सिंबलाइज करता है इन्फ्लुएंस को, कंट्रोल को, पावर को, होती नहीं है। जो फैक्टर डिटरमिन करेगा कामयाबी या नाकामी का, वो ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजर के कंट्रोल से बाहर होता है। अब रियलिटी क्या है? सिंथेसिस का वर्ड कभी सुना है? सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस? एक जर्मन फिलोसफर थे, हेगल। उन्होंने कहा था कि जो रियलिटी बनती है ना, वो इस तरह बनती है कि एक थीसिस होता है। थीसिस बनता है, थीसिस का मतलब होता है कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट बनाया। अब इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, इस थीसिस के अंदर एक इनबिल्ट कोई ना कोई फ्लॉ होगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और इंसान से गलती हो जाती है। अब आपने मेरे उस आर्ग्यूमेंट, मेरे उस थीसिस के मुकाबले में एक एंटी थीसिस बना दिया, उस थीसिस के खिलाफ एक एंटी थीसिस बना दिया। अब चूंकि जो
एंटीथीसिस बना है वो थीसिस से ही बना है, तो आपने थीसिस और एंटीथीसिस के दरमियान दोनों चीज़ें जो कॉमन थी उनको मिला के एक तीसरा आर्ग्यूमेंट बना दिया जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। अब सिंथेसिस फिर एक थीसिस है, उस थीसिस में से किसी और बंदे ने कहा कि इसमें ये फलां खामी है, तो एक और एंटीथीसिस बन गया। तो ये इंसानियत इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने नॉलेज में, अपने रिवायात में, अपने विजडम में तरक्की करती है। कि इंसान एक चीज़ सोचता है, उसमें कुछ कमियां और गलतियां होती है तो उसके मुकाबले में एंटीथीसिस बन जाता है। फिर दोनों चूंकि एक दूसरे से निकले होते हैं तो कुछ कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, उनसे सिंथेसिस बन जाता है। तो सिंथेसिस होता है अ रिजल्ट ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस, एक आर्ग्यूमेंट और उसके एंटी जो आर्ग्यूमेंट होता है उनमें से जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनसे निकल के आता है, सिंथेसिस उसको कहा जाता है। मतलब इसको समझिए कि एक ऐसी मुश्तरका चीज़ जो कि दो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान हो, उसको सिंथेसिस कहा जाता है। तो ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक व्यू में जो सिंथेसिस बनता है, क्योंकि बज़ाहिर हमें वो एक थीसिस है और एक एंटी थीसिस है। एक कहता है कि कामयाबी या नाकामी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद मैनेजर के कंट्रोल में, ये थीसिस है। इसके मुकाबले में एंटी थीसिस क्या कहता है कि नहीं, कामयाबी या नाकामी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, वो एक सिंबॉलिक चीज़ है कि उसके पास कंट्रोल है, पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से जो मिल के चीज़ बनती है उसको सिंथेसिस कहते हैं। कि मैनेजर ना तो इतना पावरफुल होता है और ना इतना हेल्पलेस होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस वजह से सिंथेसिस होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ इंटरनल कंस्ट्रेंट्स होती हैं।